नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। कुछ दिन पहले एनवीएस ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें कैंडिडेट्स के मार्क्स डाल दिए गए थे कि आपके इंटरव्यू में इतने मार्क्स हैं, आपके रिटर्न में इतने मार्क्स हैं। उस लिस्ट के आने के बाद कैंडिडेट्स में उत्सुकता बढ़ गई है ये जानने के लिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, और होगा तो रिज़ल्ट कब आएगा, पोस्टिंग कहाँ होगी। इन सभी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। मार्क्स पता लगने के बाद सभी कैंडिडेट्स यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं, वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स का होगा। आज इन्हीं सब के बारे में मैं बातें करूँगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे आप अपना रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, परंतु उसमें कुछ गलतियां थी जिनके बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। सभी कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा है कि OH VH कैटेगरी का सिलेक्शन कैसे होता है, वो जनरल में काउंट होते हैं या फिर कैटेगरी में काउंट होते हैं, और भी कुछ डाउट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूँगा। मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो ये प्रोसेस है, रिज़ल्ट आने से पहले के जो ये दिन हैं, इनको एंजॉय करिए। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये पहले से तय अब हो चुका है। आपकी लिस्ट बन चुकी है, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, वैसे चेक करिए कि आपका होगा या नहीं, उत्सुकता सभी को रहती है, पर इस प्रोसेस में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वीडियो में मैं ये भी कवर करूँगा कि वेटिंग लिस्ट ज़्यादा क्यों आएगी, ज़्यादा लंबी वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी, इसके बारे में भी थोड़ा बातें करेंगे। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि कैसे रैंक कैलकुलेट करें। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद वीडियोस देखी है, उनसे सीखा है, और जो प्रीवियस जो लिस्ट आई थी एनवीएस की, उनके बारे में भी स्टडी की है कि कैसे रैंक लिस्ट बनती है, वेटिंग लिस्ट में किस तरह सिलेक्शन होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको यही समझाने वाला था इस वीडियो के माध्यम से कि जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करिए, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो जो मैंने सीखा है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सिलेक्शन कैसे होता है, कितनी सीट अनरिजर्व में जाती है, कितनी कैटेगरी में OBC SC ST में कितनी PH, जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है वो VH OH में सिलेक्शन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको NVS TGT हिंदी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे हिंदी में 146 अनरिजर्व सीट है, इसका मतलब है इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। 146 तक जो सीरियल नंबर पर जो बंदे हैं 1 से 146, उनमें कैटेगरी नहीं देखेंगे, उनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में होगा। अब इसमें भी कुछ गलतियां हैं, इस स्टेटमेंट में भी कुछ गलतियां हैं कि सभी का सिलेक्शन अनरिजर्व में नहीं होगा 1 से 146, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं जो एज रिलैक्सेशन जिन्होंने यूज किया है। अब जैसे कोई OBC का कैंडिडेट है, उसकी एज अगर 35 से ज़्यादा है, तो उसने फॉर्म फिलअप करते वक्त अपना OBC का जो रिजर्वेशन था वो उसने यूज कर लिया। तो अब कोई बंदा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, 5वें नंबर पर कोई OBC का बंदा है, हालांकि उसका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में होना था, पर अब उसकी एज 35 से ज़्यादा है, उसने फॉर्म फिलअप करते वक्त अपना OBC का रिजर्वेशन यूज़ कर लिया था, तो अब उस बंदे का सिलेक्शन OBC कैटेगरी से होगा, ना कि अनरिजर्व कैटेगरी से होगा। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट समझेंगे कि 1 से 146, हिंदी में 146 सीट थी, तो 1 से 146 अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन होने थे, परंतु कुछ बंदों ने एज रिलैक्सेशन यूज़ किया है, सो उनका सिलेक्शन उनकी कैटेगरी में होगा। अब कोई SC है तो SC कैटेगरी में होगा उसका सिलेक्शन, अगर एज रिलैक्सेशन फैक्टर उसने यूज़ किया है तो ये पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं? सिंपली ये है कि हिंदी में 146 सीट हैं, तो 1 से 146 अनरिजर्व में सिलेक्शन होगा, परंतु एज फैक्टर को कंसिडर करेंगे तो कुछ कैंडिडेट्स हैं हिंदी में, दो या तीन कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज ज़्यादा है, वो OBC में है, तो उनका सिलेक्शन OBC में होगा।
इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं ये पॉइंट को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको क्यों समझा रहा हूँ, इससे लिस्ट में ये फ़र्क पड़ेगा कि अब जो अनरिजर्व कैटेगरी थी 1 से 146 तक की सीट जो अनरिजर्व कैटेगरी की थी, उसमें बीच में वो जो मैंने आपको कहा कि 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन यूज़ किया, अब उनका सिलेक्शन उनकी कैटेगरी में होगा। तो इससे हमारी जो अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट थी वो 146 से लेकर 147, 148, 149 तक नीचे चली जाएगी। मतलब अब 149 तक जो बंदे हैं उनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में होगा। इससे ये फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने सब्जेक्ट में चेक कर सकते हैं कि कितने बंदे 35 से ऊपर है, आप उनकी कैटेगरी देख सकते हैं। वो ओबीसी में है तो उनका सिलेक्शन ओबीसी में ही होगा, उनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं होगा। तो इससे हमारी जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो लिस्ट थी वो नीचे आ जाएगी। अब एक पॉइंट जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि वीएच ओएच कैटेगरी, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा है कि आप एक बार लिस्ट देखिए, उसमें साफ साफ ऐसे है। मैं एनवीएस हिंदी टीजीटी का एग्जांपल देता हूँ, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 360 हैं। आप अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी को जोड़ करेंगे तो वो 360 बन जाती हैं। जो हमारी ओएच और वीएच की जो 7 और 8 पोस्ट अलग से हैं, जो 7 और 8 जोड़ करके 15 पोस्ट हैं, वो 360 में ही शामिल है, वो अलग से पोस्ट नहीं निकलती, आप लिस्ट में देख सकते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी को जोड़ते हैं तो 360 पोस्ट आ जाती हैं। जो इस साइड में लिख रखा है ओएच वीएच, इनकी पोस्ट अलग से 360 में ही शामिल है। तो इससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। सबसे पहले लिस्ट में OH VH को सेलेक्ट करते हैं, मतलब 15 कैंडिडेट OH और VH के जोड़कर हमें लेने हैं। अब ये डिपेंड नहीं करता उनका रैंक क्या है, सिंपल सी बात है, OH VH की जोड़कर 15 पोस्ट हैं तो हमें पहले 15 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं OH और VH के। अब ये डिपेंड नहीं करता उनके रैंक फर्स्ट है या उनके रैंक लास्ट है, सबसे पहले OH VH के कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कोई OH का कैंडिडेट है, हिंदी का मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई OH का कैंडिडेट की 5वीं रैंक है, 5वीं, तो अब अनरिजर्व कैटेगरी में सीट 146 थी, 146 सीट थी और 5वीं रैंक पर कोई OH का बंदा है। अब उस बंदे का सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में होगा क्योंकि उसका रैंक अच्छा है। अब कोई एक और एग्जांपल देता हूँ, कोई एक OH का बंदा है, उसकी रैंक 290 है, अब उसकी रैंक 290 है तो अब वो 146 से आगे आ गया। अब जो उसका सिलेक्शन होगा वो उसकी खुद की कैटेगरी में होगा। अब वो OH का बंदा अगर OBC में है तो उसका सिलेक्शन OBC कैटेगरी से होगा, अगर वो OH का बंदा SC से है तो उसका सिलेक्शन SC कैटेगरी से ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये OH और VH वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। मेन चीज़ ये है कि OH की जो 8 सीट है, तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि जो आपकी लिस्ट है उसमें 8 OH को टिक कर दीजिएगा, टॉप 8 OH को, और देख लीजिएगा कि 146 से ऊपर, 1 से 146 तक जो OH हैं उनका सिलेक्शन तो अनरिजर्व कैटेगरी में होगा, और 146 से जो नीचे OH है उनका सिलेक्शन खुद की कैटेगरी में होगा। अगर OH OBC में है तो OBC में सिलेक्शन होगा, और SC में है तो उसका सिलेक्शन SC से होगा। इससे फ़र्क ये पड़ेगा, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि मान लो 146 से नीचे 3 OH हैं जो OBC में है, तो उन सभी का सिलेक्शन OBC में होगा। तो OBC की जो 97 सीट थी उसमें से 3 सीट तो OH को मिल गई। उसके अलावा आप अपना चेक कर लो कि आपका OBC में नंबर आ रहा है या नहीं। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा जिसके बारे में मुझे कन्फर्म तो नहीं पता है, पर मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ आर्टिकल्स रीड किए थे, उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है। वैसे इसके बारे में मैं श्योर नहीं कह सकता, अगर आगे कोई अपडेट होगी तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। वो है सीटेट। अब सीटेट की जो रिक्वायरमेंट थी, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट थी कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें भी सीटेट की जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उसमें भी कैटेगरी यूज़ होती है, कैटेगरी वाइज होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अब कोई बंदा है, कोई सपोज करो कोई एससी का बंदा है, एससी कैंडिडेट है, उसके सीटेट उसका क्वालिफाई हुआ है उसकी कैटेगरी का यूज़ करके, तो अब उस बंदे की अगर हिंदी में 5th रैंक आ गई है तो अब उसका सिलेक्शन कैटेगरी में ही होगा, अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं होगा, क्योंकि वो कैटेगरी पहले यूज कर चुका है सीटेट का फॉर्म अप्लाई करने में। तो उसका सिलेक्शन भी खुद की कैटेगरी में होगा, एससी में।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये रैंक कैलकुलेट करना है ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। हमें एज रिलैक्सेशन फैक्टर मैंने बताया, सी टेट का बताया, वी एच ओ एस का बताया, ये सब ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करते हैं। तो आप इतना स्ट्रेस मत लो, लिस्ट आपकी बन चुकी है, रिज़ल्ट थोड़े दिनों में आ जाएगा। वैसे जानने के लिए मैंने वीडियो बना दी है कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में भी लोगों का डाउट रहता है, कई यूट्यूबर्स कहते हैं कि इतनी वेटिंग लिस्ट आएगी। ये हम अभी नहीं बता सकते कि वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी पोस्ट खाली हो जाएंगी तो वेटिंग लिस्ट आएगी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस बार वेटिंग लिस्ट थोड़ी बड़ी आएगी, ये मैं अनुमान लगा सकता हूँ। और ये मैं किस तरह अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि यूपी में भी कुछ भर्तियाँ हुई है, तो कुछ कैंडिडेट जो एनवीएस में थे टीजीटी में, उनका सिलेक्शन उसमें हो चुका है। मैंने खुद वो लिस्ट देखी है, उनका सिलेक्शन उसमें हो चुका है। और कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एनवीएस पीजीटी में हो चुका है। ये एनवीएस टीजीटी की जो लिस्ट आई है, इनमें से कुछ कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन एनवीएस पीजीटी में हो चुका है। आप एनवीएस की साइट पर जाके लिस्ट चेक कर सकते हैं। एनवीएस पीजीटी में बहुत बंदे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन एनवीएस टीजीटी में भी है। तो वो कैंडिडेट पीजी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो जो उनकी सीट खाली होगी वो ही वेटिंग लिस्ट में आ जाएगी आपके सामने। अब मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाइज आएगी या कैसे आती है वेटिंग लिस्ट। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ हिंदी का। 1 से 146 रैंक तक जो बंदे थे, सपोज करो उनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ था। एक 130 रैंक पर बंदा था, उसका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ था। अब उसका सिलेक्शन पीजीटी में भी हो गया, तो उसने टीजीटी की जॉब छोड़ दी। अब वो 130वां नंबर पर जो कैंडिडेट था, उसका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ था, चाहे वो ओबीसी हो। 130वां बंदा चाहे ओबीसी हो, पर उसका सिलेक्शन तो अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ था। तो उसने वो जॉब छोड़ दी, तो जो उसकी सीट खाली हुई वो सीट अनरिजर्व कैटेगरी की खाली हुई है। तो वेटिंग लिस्ट भी अनरिजर्व कैटेगरी की ही आएगी एक। इस तरह आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन है और वो एससी कैंडिडेट है तो आप सोचिएगा कि एससी की सीट आएगी वेटिंग लिस्ट में। नहीं, 1 से 146 तक जो बंदे जॉब छोड़ते हैं और अगर उनका सिलेक्शन अनरिजर्व में ही हुआ था, अनरिजर्व कैटेगरी में, और वो जॉब छोड़ते हैं, तो जितनी उन्होंने जॉब छोड़ी उतनी ही वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, वो अनरिजर्व कैटेगरी की ही आएगी। अब 146 के बाद अगर कोई बंदे का सिलेक्शन ओबीसी में हुआ था, सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, 160 पर एक बंदा था जो ओबीसी का था, तो उसका सिलेक्शन एनवीएस टीजीटी में ओबीसी के आधार पर फाइनलिस्ट में आ गया था। अब उसने जॉब छोड़ दी, तो अब वो ओबीसी का बंदा हटा है, तो अब जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो ओबीसी की आएगी। मुख्य रूप से वेटिंग लिस्ट का कंसेप्ट ये है कि जो हमारी सीट थी ओबीसी में 97, जो हमने बंदे सेलेक्ट किए थे, उनमें से कोई बंदे छोड़ते हैं तो हमें ओबीसी की वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है कि वो बंदे फिलअप हो जाएं, टोटल सीट 97 ही रह जाए। ये कंसेप्ट है वेटिंग लिस्ट का। इसलिए अगर 1 से 146 146 तक जो बंदे छोड़ते हैं, उनके छोड़ने से लिस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की आएगी वेटिंग में। और 146 से नीचे अगर कोई बंदा छोड़ता है एनवीएस का, तो जिस कैटेगरी से वो है उसी कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट आएगी। इस साल वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि मैंने बताया यूपी में भी वैकेंसी निकली थी, उनमें कुछ बंदों का हो चुका। आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, उनका नाम उस लिस्ट में एनवीएस टीजीटी की लिस्ट में देख सकते हैं और फिर यूपी वाली लिस्ट में देख सकते हैं। कई नाम कॉमन है तो उनका सिलेक्शन यूपी में हो चुका है। ऐसे ही कई स्टेट और भी स्टेट्स में, जैसे राजस्थान में भी भर्तियां निकली थी, उसमें भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया। तो इस बार वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी आएगी, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एक और हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार एनवीएस में वैकेंसीज भी बढ़ सकती हैं। वैसे इसका कोई मैं 100% नहीं कह सकता, और मैं क्या इसका कोई भी 100% नहीं कह सकता, तब तक कोई एनवीएस के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। कोई नहीं बता सकता कि वैकेंसी बढ़ेंगी नहीं, पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार वैकेंसी बढ़ सकती हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 2019 से शुरू हुई थी ये भर्ती, तो पूरा 2020 निकल गया, पूरा 2021, तो इस दौरान कोई अलग भर्ती नहीं निकली, तो इसमें वैकेंसी एडअप हो सकती हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अब हमारे हाथ में सिर्फ इंतज़ार है। अब टेंशन लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि खुश रहिएगा।
वैसे ये सब कहना आसान है, खुश रहिएगा, इस वक्त सभी को ही थोड़ी थोड़ी टेंशन होती है, पर उसको हैंडल कीजिएगा और खुश रहिएगा। नमस्कार। मैं इस वीडियो की समरी आपके सामने रख देता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया एक बार जल्दी से। मैंने बताया एक फैक्टर एज रिलैक्सेशन का होता है, एक सी टेट का होता है, एक OHVH के बारे में मैंने बताया आपको। और मैंने ये बताया कि ये मत सोचिएगा कि 1 से 146 तक सारे अनरिजर्व कैटेगरी में ही सेलेक्ट होंगे। मैं हिंदी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हिंदी में अनरिजर्व कैटेगरी की 146 पोस्ट है, तो ये मत सोचिएगा कि 1 से 146 ही अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि उनमें से कुछ बंदे एज रिलैक्सेशन वाले होंगे, कुछ बंदे सी टेट वाले होंगे जिन्होंने अपनी कैटेगरी यूज करके सी टेट क्वालिफाई किया, तो उनका सिलेक्शन खुद की कैटेगरी में होगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट नीचे आ सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी का सिलेक्शन 150 155 तक भी हो सकता है। धन्यवाद।